Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट वीडियो को लंबा बनाने के अलावा, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको कहा था कि हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में वैसे तो सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, दैट वाज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद नेक्स्ट में मैं कहूँगा अगर कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। बिकॉज ये ऐसे चैप्टर्स जिससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलत कर दें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकियां इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आसानी से बहुत चांस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत अटेंशन के साथ और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ जो वर्ड हमेशा एसोसिएट किया जाता है वो किया जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको कहा है छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर में मैं वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए आपको बताता हूँ और रिवाइज भी करवाता हूँ हर लेक्चर में जहाँ तक पॉसिबल हो सके, बिकॉज ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स को और सुंदर, खूबसूरत और जान डालने के काबिलियत रखते हैं आंसर्स में। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना, एक सेंट्रल पावर के हाथ में ना रखते हुए छोटी छोटी ऐसी बॉडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रास रूट लेवल्स पे हो सके और बेटर और इफेक्टिव तरीके से हो सके, ना कि एक सेंटर जगह पे सारी की सारी अथॉरिटी केंद्रित हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी का एक विजन था कि पावर्स जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। उन्हीं के विजन और थॉट को काफ़ी हद तक के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट भी करते हैं। सो इट इज़ एन इंडियन सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लोग अपनी गवर्नमेंट खुद सेल्फ सेल्फ तरीके से अपने आप को गवर्न करने की काबिलियत रखते हैं और चुनते हैं एट द लोकल एंड रूरल लेवल्स। और अब सारे इंडिया के स्टेट्स में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी है बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है, जो कह सकते हैं जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो नींव रखी, दैट वाज दी बलवंत राय मेहता कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। अगर नाम आएगा, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बहुत सारी कमेटियां और आई इसके बाद जिन्होंने अपने अपने प्रस्ताव और प्रपोजल रखे, और उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ने और घटाने के बाद ही फाइनली इस लॉ को पास किया गया हमारे देश में बाय दी राजीव गांधी गवर्नमेंट, बाय दी सॉरी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था पास करने का, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हालांकि इस लेक्चर में मैंने इन कमेटी के सारे रिकमेंडेशंस डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं बिकॉज सारे के सारे रिकमेंडेशंस का पालन नहीं किया गया है। कुछ रिकमेंडेशंस को लिया गया है, कुछ को ड्रॉप किया गया है और कुछ को अमेंड किया गया है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जाके एक बार रिकमेंडेशंस को देखें, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके आंसर्स को और निखार लाने में वो हेल्प जरूर करेंगे। तो इसलिए आप कमेटी के रिकमेंडेशंस को जरूर जाके पढ़ें, और अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप और मेरे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। एक फैक्चुअल पॉइंट ये है कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। ये भी आप याद रख लीजिए, एक छोटा सा ट्रिविया है, अगर कभी क्वेश्चन में आए तो आपको याद होना चाहिए।
इसके बाद 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी को अपॉइंट किया अंडर द अशोक मेहता, दैट इज अशोक मेहता कमेटी, और उसका भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करना था, और उसने 132 रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के सामने रखे। सारे के सारों का ऑब्वियसली पालन नहीं किया गया, बट बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई। The next committee that was appointed was the GKV Rao committee, and it was appointed by the then planning commission. उसने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की नीड हमारे देश में देखी। Then there was the LM Singhvi committee which was appointed by the Rajiv Gandhi government. Then there was उसके बाद थुंगॉन कमेटी एंड द गैडगिल कमेटी, ये सब कमिटीज भी आई हैं, और सभी कमिटीज के रिकमेंडेशन हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में दे रखे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जरूर जाके पढ़ें, बिकॉज डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे आपकी आंसर्स को बेटर लिखने में। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल एक पिक्चर आपको पता होनी चाहिए। सो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने पहले ट्राई किया था पास करने का बिल को, बट इट कुड नॉट बी पास्ड। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में फाइनली जो है बिल को पास किया गया बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। So it added a part called the Panchayats to the Constitution of India, consisting provisions from Article 243O, 243 to 243O. So please इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, so the articles that are concerned are 243 to 243O, right? 11 शेड्यूल भी पूरा का पूरा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सोचिए, एक पूरा का पूरा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सोचिए। तो इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बताएं कौन से शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। वैसे आपको मैं एक बता देता हूं और कि 10th शेड्यूल दैट इज एंटी डिफेक्शन वाज आल्सो एडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वो भी पॉइंट है। और अगर आपने मेरे लेक्चर एंटी डिफेक्शन को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरा लेक्चर एंटी डिफेक्शन पे जाके देखें, और आपको उसमें बहुत डिटेल में सारे के सारे पॉइंट जानने को मिल जाएंगे कि कैसे 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो पूरा का पूरा 11th शेड्यूल सोचिए ऐड किया गया है, और आर्टिकल सोचिए मतलब डेल्ट विद इन 8 आर्टिकल 240 ए से 243 जी तक। सोचिए 29 फंक्शनल आइटम ऑफ पंचायत डाले गए हैं। अब आप सोचिए कितना ज्यादा इसमें वर्क किया गया है इसके लिए। इसके अलावा आर्टिकल 40 में इंसर्ट किया गया है विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड टू एंडाउ देम विद पावर्स दैट एनेबल देम टू फंक्शन इफेक्टिवली एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दी गई है। इसलिए आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट फाइनली पंचायत को पावर देती है और एंडाउ करती है। इसी कारण से जो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत है इंडिया के सभी स्टेट्स में सेम नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल लेवल पे आप इसके बारे में जानना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे तो आपको यूनिफॉर्मिटी देश भर में देखने को नहीं मिलेगी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये चैप्टर कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट आपको उस चीज पे ध्यान ना देते हुए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने हैं कि क्या क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अथॉरिटी जो पंचायत को दे सकती है, और क्या क्या कंपल्सरी प्रोविजन एक्ट में दिए गए हैं। So this act is a landmark in the evolution of grassroots democratic institution as it transforms representative democracy into parliamentary democracy, right? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है, आपको पता होना चाहिए। आइए हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, क्या क्या इंपॉर्टेंट खास बातें और फीचर्स हैं जो इस सिस्टम की है। सबसे पहला होता है दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ पीआर एंड फंक्शंस एट विलेज लेवल। सो ग्राम सभा इज बेसिकली दी फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज एट विलेज लेवल। विलेज पे ध्यान रखिए। एंड ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द पीपल रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज। यानी कि आप ये मान के चलिए गांव के सारे वो बंदे जो वोट देने के काबिल हैं और उनका नाम इलेक्टोरल रोल में लिखाया गया है, वो सभी बंदे ग्राम सभा का पार्ट होंगे ऑफ दैट विलेज। सो ग्राम सभा आपसे क्वेश्चन पूछे कौन होता है, तो ग्राम सभा इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ द कलेक्टिवली द पीपल हु आर रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज, उनको ग्राम सभा बोलते हैं। सो इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द एरिया, जो मैंने आपको बताया
एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा डिसाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये ग्राम सभा की पावर्स क्या होंगी, उनका रोल क्या होगा, उनका उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज होंगी। बेसिकली ऑल दोस पीपल हु आर द इलेक्टर ऑफ विलेज, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी होगी। वो अथॉरिटी क्या होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा उनको क्या पावर एंडाउ करना है। हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, बट क्योंकि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि लोग अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, सो दे आर गवर्निंग देमसेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो ग्राम सभा यानी कि वोटर्स के पास खुद भी कुछ ना कुछ पावर अथॉरिटी होगी अपने आप को गवर्न करने की, एंड वो क्या होगी, विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर वी शुड लुक एट इज इट इज अ 3 tier सिस्टम। 3 tier सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होगी वो 3 बेसिकली लेवल्स पे काम करेगी। विलेज लेवल पे अलग होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होगा दोस्तों। तो 3 लेवल्स होंगे जिसमें हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करेंगे। सो दिस इज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पीआरआई ओवर इंडिया। सो राइट, सो थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी हमारे पंचायती राज सिस्टम में हो जाए देश भर में, इस वजह से इस एलिमेंट को ऐड किया गया है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर। स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन बिलो 20 lakhs may not constitute पंचायत at the intermediate level। अब देखिए कोई स्टेट अगर ऐसा है, जो कि ऐसा नहीं है हमारे देश में, शायद ही ऐसा कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, हो सकता है कोई छोटे मोटे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, बट उन स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब के ऊपर ये लागू होगा कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाना जरूरी है। लेकिन अगर 20 लाख से कम है तो इंटरमीडिएट लेवल पे ना बना के खाली विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बना सकते हो। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑल मेंबर्स एट ऑल लेवल्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट होंगे लोगों के द्वारा। एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंग सेलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। अब जो भी मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो आपस में अपना एक चेयरपर्सन जो है खुद इलेक्ट कर लेंगे या खुद चुन लेंगे। सो दैट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट लेकिन जो मेंबर्स होंगे पंचायत के, वो आपके क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे। एंड चेयरपर्सन एट विलेज लेवल ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट। अगेन अब इलेक्शन का मैनर क्या होगा, इलेक्शन का मैनर फिर वापस से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि चुनाव कैसे करवाने हैं। तो दिस पावर हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो अगेन अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होगा, बट ये श्योर है कि भाई विलेज लेवल पे पंचायत का जो चेयरपर्सन है वो इलेक्ट होगा, और कैसे होगा, उसके इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या प्रोसीजर होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजन दिया गया पंचायत में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सभी एससीज एसटीज के लिए ऑल लेवल्स पे सीट्स रिजर्व्ड हैं, एंड रिजर्व्ड हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे एसटी की सीट्स उसी हिसाब से पंचायत में रिजर्व्ड होगी उस बंदे के लिए। एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो एससी की सीट्स रिजर्व होंगी। सो पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर एससीज एंड एसटीज। स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल 3 लेवल्स फॉर एससीज एंड एसटी। अब सोचिए यहाँ तक कि चेयरपर्सन तक की पोस्ट के लिए भी रिजर्वेशन जो है एससीज और एसटीज के लिए दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है। सोचिए मतलब कि चेयरपर्सन भी जो है उसमें भी एससी और एसटी की पोस्ट रिजर्व है। Act provides for reservation of not less than 1/3 of seats for women, including number of seats reserved for SC and ST women। अब सोचिए मतलब कि women के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं, एंड दैट इंक्लूड्स स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व फॉर SC women एंड ST women। यानी कि women के लिए तो रिजर्व की गई है 1/3 टोटल, उसमें से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली SC women और ST women के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व की गई है कि वहां पे ST महिला ही आ सकती है या SC महिला ही आ सकती है, उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो इतना रिजर्वेशन की प्रोविजन वुमेन के लिए भी दी गई है। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ईच लेवल आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब सोचिए चेयरपर्सन तक के ऑफिस का भी 1/3 वुमेन के लिए क्या है, रिजर्व। हर लेवल पे, तीनों ही लेवल पे, विलेज पे भी, इंटरमीडिएट पे भी और डिस्ट्रिक्ट पे भी। 1/3 ऑफिस, मान लीजिए 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से करीब 3 सीट रिजर्व होंगी वुमेन के लिए टोटल, और चेयरपर्सन की अगर मान लीजिए 3 सीटें हैं तो 3 का 1/3 यानी 1 सीट एटलीस्ट रिजर्व होगी फॉर वुमेन। अब सोचिए कितनी बड़ी रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रही है।
Act also provides the legislature to make any provision for reservation seats at all three levels, पंचायत और for office of chairperson favor backward classes। अब देखिए बैकवर्ड क्लासेस के इसके अलावा भी अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से और भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। इतना तो कंपलसरी है ही है, इसके अलावा और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है करने की। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक्ट में ड्यूरेशन पंचायत का 5 साल का दिया गया है एट ऑल द लेवल्स, तीनों लेवल्स पे 5 साल का ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन उसके पहले भी डिसॉल्व उसको किया जा सकता है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एंड अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन इनफैक्ट प्रीलिम्स में आ भी चुका है पहले किसी एक साल में कि अगर एक बार पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया तो क्या पूरे 5 साल का टर्म नया पंचायत रहता है क्या? आंसर इज नो। इन द केस ऑफ पार्लियामेंट के अगर सीट्स वेकेंट हो जाएं तो उसमें यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि एक बार वापस से अगर उस सीट में कोई बंदा है तो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करके जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पंचायत अगर या लोकसभा की अगर बात करूँ, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो नई लोकसभा जो इलेक्ट होगी वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए कंटिन्यू करेगी, ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर टर्म के लिए करेगी। बट पंचायत के केस में अगर 5 साल का उसका टर्म था और उसका क्या कहते हैं बीच में डिसोल्यूशन हो गया तो वो रिमाइंडर पीरियड के लिए नया पंचायत जो है कंटिन्यू करेगी, पूरे पूरे 5 साल नहीं करेगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों कि मेंबर कब पंचायत का मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो इट इज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए जो भी लॉ कंसर्न है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बताता है, सेम लॉ अप्लाई होता है पंचायत के इलेक्शन के लिए भी। या इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर अगर खुद से अलग से कोई लॉ बनाता है कि भाई हम ये डिस्क्वालिफिकेशन डालते हैं अपने स्टेट के लिए, हम ये क्वालिफिकेशन रखेंगे और ये होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, अपने मन से डिसाइड कर सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। All further questions of disqualification shall be referred to the authority as determined by SLA। अगेन बाकी क्वेश्चंस उसके जो होंगे और उससे रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे डिस्प्यूट्स, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि कौन उस इश्यूज को सॉल्व करेगा या डिस्प्यूट्स को टेक अप करेगा। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका काम स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन को कराना है, लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना करें। वैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में भी आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, whereas the state election commission is responsible for conducting elections in the local self government। और इलेक्शन कमिश्नर के जो है क्वालिफिकेशन एक तरह से क्या होते हैं, या इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का रोल क्या होता है। बेसिकली हमारा एक इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट का होता है, हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ऑब्वियसली स्टेट अपॉइंटमेंट सारे गवर्नर करता है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस और उसका टेन्योर वो भी हमारे स्टेट के जो गवर्नर है वो डिसाइड करते हैं। And he shall not be removed from office except in manner and in the grounds prescribed for the judge of removal of judge of high court। Obviously ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगेन जो भी बॉडीज इलेक्शन करवाती हैं उस बॉडी का इंडिपेंडेंट होना फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और इनफैक्ट एनी अदर विंग ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये बात मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में भी बताई है। ठीक उसी लिए इलेक्शन कमिश्नर को जो है सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस दी गई है और उसको जज ऑफ हाई कोर्ट के जो भी ग्राउंड्स हैं उसके अलावा किसी ग्राउंड्स पे भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं उसको आप डिसएडवांटेज के लिए नहीं कर सकते उसके कभी भी अपॉइंट। ये भी उसके लिए कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को गारंटी करता है। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ पंचायत। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड पॉइंट है कि इलेक्शन से रिलेटेड सारे जो प्रोसीजर्स हैं और प्रोविजंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, वो बता सकता है कि कैसे लॉज बनाने हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में एंडाउ पंचायत विद द अथॉरिटी टू हेल्प इट एफिशिएंटली फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट।
ये पावर भी दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को कि क्या क्या पावर्स पंचायत को देनी है ताकि वो एक अच्छी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करने के लिए एफिशिएंटली फंक्शन करें। स्कीम में कंटेन प्रोविजंस फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कीम डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस चीजों में दे सकती है, किस किस चीजों के लिए प्रोविजन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन में आ सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड अगर कोई प्लान बनाने हैं तो उससे रिलेटेड क्या पावर और अथॉरिटी होगी, वो स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड कर सकता है कि पंचायत को क्या क्या अथॉरिटीज देनी चाहिए। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, यानी कि जो स्कीम आपने डिसाइड की है, बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, इससे रिलेटेड आपके लिए जो पावर्स रिक्वायर्ड है वो पावर्स भी स्टेट लेजिस्लेचर आपको कन्फर कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इन्हीं दो मैटर्स से रिलेटेड वो कर सकता है, यानी कि कुछ भी अनाप शनाप पावर्स दे दी, ठीक है ना, जो स्पेसिफाइड एक्ट में लिखा हुआ है वही पावर्स दी जा सकती हैं। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, तो फाइनेंसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है। आगे हम डिसएडवांटेज जब डिस्कस करेंगे वहां मैं और डिटेल में बताऊंगा कि भाई ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि फाइनेंसेस उनके इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है का मतलब ये है कि अगेन फाइनेंसेस कैसे वो इकट्ठा करेंगे और क्या होंगे, ये डिसाइड भी स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है। दे आर नॉट फ्री देमसेल्व्स टू कलेक्ट और हैव देयर ओन जजमेंट कि हम कैसे अपने फाइनेंसेस कलेक्ट करें। बट स्टेट लेजिस्लेचर डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है उनको टू लेवी कलेक्ट अप्रोप्रिएट टैक्सेस और ड्यूटीज टोल्स और फीस, और असाइन टू पंचायत टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस कलेक्ट होने हैं तो वो पंचायत को भी ड्यूटी अलॉट कर सकता है कि भैया हमारी तरफ से आप उसको कलेक्ट कर लेना। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से ग्रांट्स इन एड को भी, बेसिकली ग्रांट्स इन एड भी दे सकते हैं पंचायत को। ग्रांट्स इन एड मतलब जरूरत के टाइम पे, नाम से समझ में आ रहा है, जरूरत के टाइम पे पैसा देना। सो डेफिनेटली दे कैन गिव सम ग्रांट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी टू दी पंचायत। सो फंड्स बनाने की भी हेल्प कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और सारा का सारा पैसा उस फंड का फिर पंचायत को उठा के दे देगी कि आप लोग इस पैसे को यूज करो। तो बट लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पंचायत के पास फ्रीली खुद का इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो डिसाइड कर सकें कि क्या पावर्स होंगी फॉर द फाइनेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसेस दैट दे कैन कलेक्ट। अब फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, बेसिकली स्टेट में पूरा का पूरा बहुत बड़ा कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बिठाया गया है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन ही डील करता है और डिसाइड करता है कि कैसे फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत। तो इस फाइनेंस कमीशन के, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। हालांकि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का क्या काम है उसके बारे में डिटेल में मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर बना के रखा है, सो प्लीज गो एंड डू चेक आउट माय लेक्चर ऑन द सेम। पर स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए अलग से सेपरेट लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं, इसी में आपको समझ में आ जाएगा उसका क्या काम है। So it is constituted by the governor after every 5 years to review financial position of the panchayat. So स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का स्पेसिफिकली काम ही है पंचायत के फाइनेंसेस को लुक इनटू करने के लिए। पूरा का पूरा कमीशन ही इसलिए बैठा हुआ है कि वो पंचायत के फाइनेंसेस को देखे। It governs the principles of distribution between the states and panchayats of the net proceeds of taxes, duties, tolls, fees laid by state. अब देखिए स्टेट कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस कुछ भी लगा रहा है, उसके जो भी नेट आउटपुट आ रहा है उसको, उसका कितना पैसा पंचायत को जाना चाहिए, कितना स्टेट को जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा काम कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस टू बी असाइंड टू अ पंचायत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ऑथराइज कर सकता है पंचायत को कि कौन कौन से टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस कलेक्ट करना है उसके लिए। बट फाइनली ये बताता कौन स्टेट गवर्नमेंट को, वो बताता है उसका स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसका काम होता है कि वो डिसाइड करे, बताए कि कौन कौन से टैक्सेस वगैरह को पंचायत को देना है। ग्रांट्स इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेट, अगेन ग्रांट्स इन एड में मैंने कुछ देर पहले बात की, तो वो भी कितना देना है, कब देना है, किसको देना है, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन अगेन डिसाइड करता है। टेक्स मेजर्स नीडेड टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, तो फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की इंप्रूव कैसे हो उसके लिए भी मेजर्स लेने का काम अगेन स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। लुक्स इनटू एनी मैटर रेफर्ड टू बाय द गवर्नर इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ पंचायत। तो गवर्नर अगर कोई भी मैटर रेकमेंड करते हैं, रेफर करते हैं इस पे, तो उसको भी लुक इनटू कर सकता है।
सो पूरा का पूरा एक फाइनेंस कमीशन बिठाया गया स्टेट में, स्टेट फाइनेंस कमीशन। उनका काम ही है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को रिव्यू करना। और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर कंपोजिशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन। तो इसके जो मेंबर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा और उनका मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, अगेन वो पावर किसके हाथों में, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों में। वही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पावर्स, क्या कॉम्पोजिशन होंगे इसके, क्या मैनर ऑफ सिलेक्शन होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो अब पंचायत के जो अकाउंट्स है उनका पैसा सही से यूज हो रहा है कि नहीं, सही से ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिट करने के प्रोविजंस अगेन कौन बनाएगा, पावर इज अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सोचिए अब आप, इसी वजह से बहुत ही बड़ा इसका क्रिटिसिज्म भी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हमारे देश में खासकर हद से ज्यादा करप्शन होता है। करप्शन इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि मे में प्रोविजंस वाला क्लॉज दिया हुआ है। मे में प्रोविजन का मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है और ना चाहे तो अकाउंट्स को ऑडिट नहीं भी कर सकता है। तो बहुत सारा पैसा जो है, करप्ट मनी जो है, पंचायत के थ्रू सर्कुलेट होता है। और बहुत ज्यादा करप्शन अभी भी रैम्पेंट है आज भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आज भी। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि वो चाहे तो ऑडिट अकाउंट को ऑडिट करवा सकता है, ना चाहे तो ना भी करवा सकता है। So, President of India can direct that the provisions of the Act can apply to such UT which may be subject to any exceptions and modifications specified. तो अब अगर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो स्टेट्स की तो हमने बात कर दी कि सारे के सारे स्टेट्स में इंडिया PRI इंस्टीट्यूशन हैव बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। बट यूटीज के लिए क्या करना है, तो यूटीज के लिए पावर प्रेसिडेंट के पास दी गई है। प्रेसिडेंट ऑथोराइज कर सकता है कि भाई ये एक्ट जो है यूटी पे भी लागू होना चाहिए, और अगर मॉडिफिकेशन के साथ होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, सारी चीजें डिसाइड वो प्रेसिडेंट जो है कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक्ट डज नॉट अप्लाई टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मैंने आपको बताया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पूरा लेक्चर है अलग से। इनफैक्ट फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आप देखिए वहां पे कितना ज्यादा अलग कल्चर है। इस वजह से PRI इंस्टीट्यूशन का जो एग्जेम्प्टेड एरियाज है, जो अप्लाई वहां पे नहीं होता, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो इट डज नॉट अप्लाई टू नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। So it includes tribal and scheduled areas, hill areas of Manipur for which district council exists. आप प्लीज मेरा लेक्चर देखेंगे उस पे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो माय लेक्चर ऑन दी प्रोविजंस रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक स्टेट्स, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से रिलेटेड क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं और कैसे अंतर है उनका एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट। तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे PRI इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सब जगह हमारे कंट्री में ये एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंट हो चुका है। द एक्ट बार्स कोर्ट्स इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्टोरल मैटर्स होंगे उसमें दखल अंदाजी देने से कोर्ट को एक्ट मना करता है। सोचिए, कोर्ट को मना इसलिए करता है बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द कोर्ट्स फ्रॉम अलाउइंग चैलेंज। मतलब कि सारे सारे प्रोविजन से मना नहीं करता। कौन कौन से प्रोविजन से मना करता है ये देखिए। टू द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डिलिमिटेशन इज अ वेरी ह्यूज प्रोसेस। तो डिलिमिटेशन में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको अगर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो दोबारा से उस एंटायर रिगुलस प्रोसेस को कंडक्ट कराना हद से ज्यादा लेंथी और हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग है। सरकार के पास ना तो टाइम है ना पैसा है कि भैया खर्च करे दोबारा से 2-3 बार डिलिमिटेशन अगेन कर रहे हैं। नहीं भैया, तो इसलिए कोर्ट में ये मैटर टेकअप ही नहीं किया जाएगा। जैसा भी एक बार लाइंस खिंच गई तो खिंच गई। To the election to any panchayat except by election petition provided to the an authority in a manner decreed punishable by state legislature. So कोई भी इलेक्शन जो पंचायत है उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं दे सकता है except by an election petition provided to an authority in a manner decreed punishable by state legislature। तो अगर कोई अथॉरिटी इलेक्शन पिटीशन प्रोड्यूस करता है बिफोर द कोर्ट इन अ मैनर डिक्रीड पनिशेबल बाय स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर उसको पनिशेबल घोषित करता है और उसे लगता है कि भैया ये ऐसा घपला हुआ है जिसमें
पनिशमेंट सुनाने की जरूरत है, तो पनिशमेंट फिर फाइनली तो कोर्ट ही सुनाएगा, बिकॉज पनिशमेंट मीन्स बेसिकली यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस और इवन अ सिविल ऑफेंस, तो फाइनली पनिशमेंट सुनाने का, जजमेंट देने का काम किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का नहीं है, वो फाइनली जज ही सुना सकता है। तो अगर पनिशमेंट का मैटर आता है देन ऑब्वियसली कोर्ट को फिर पास मुद्दा जाएगा, बट लेकिन उसके पहले अगर ये डिसाइड करना है फेयर है नहीं है, सही हुआ गलत हुआ, इलेक्शन कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा, इसमें कोर्ट का कोई दखल अंदाजी नहीं है। फाइनली स्टेट लेजिस्लेचर जिस अथॉरिटी को पावर दी है वही अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि भैया इलेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। And the 11th schedule contains items related to the पंचायत, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट यू रिमेंबर ऑल द 29 आइटम्स दैट कम अंडर द पंचायत, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। लेकिन मैं उन प्रोविजंस को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आप लक्ष्मीकांत की बुक में जाके डिटेल में देखें उन सभी के सभी प्रोविजंस को और लर्न कर लें। तो आइए हम कुछ कंपलसरी प्रोविजंस देखते हैं। कंपलसरी प्रोविजंस का मतलब वो प्रोविजंस जो कंपलसरी है इस एक्ट के इम्प्लीमेंट करने के लिए। सारे के सारे प्रोविजन जो इस एक्ट के हैं वो कंपलसरी नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। कुछ प्रोविजंस कंपलसरी हैं और कुछ वॉलंटरी हैं। तो मैं आपके साथ कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा, बट आपका जो काम है वो ये है कि आप जाके एक बार सारे प्रोविजंस को डिटेल में देखेंगे कि वो 29 प्रोविजंस क्या है और उनको समझने की कोशिश करेंगे। बट कुछ प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कंपलसरी है और कुछ जो वॉलंटरी है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़े गए। पहला कंपलसरी प्रोविजन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा एंड विलेज और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, यानी कि कंपलसरीली हर विलेज में ग्राम सभा को होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि किसी विलेज में ग्राम सभा नहीं है और उसके पास कुछ पावर्स नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फंडामेंटल रूट ही यही है कि ग्राम सभा को पावर्स दी जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, बेसिकली जो सेलिएंट फीचर्स मैंने आपको बताया वही कहीं ना कहीं कंपलसरी प्रोविजन के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे कि तीनों लेवल पे पंचायत को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आप रोक नहीं सकते इसको। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल सीट्स इन पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इलेक्शन भी मैंने आपको बता रखा है कि डायरेक्ट होते हैं और डायरेक्ट होने ही पड़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं कह सकता कि भैया इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, नहीं, डायरेक्ट होंगे। चेयरपर्सन को आप इनडायरेक्टली बाद में इलेक्ट कर लो। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया पंचायत इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस इज अ कंपलसरी प्रोविजन, ऐसा ही होगा। चेयरपर्सन का आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते भी डायरेक्टली इलेक्ट कर दो। 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन पंचायत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मिनिमम एज दे रखी है इन्होंने कि भैया अगर पंचायत तक आपको इलेक्शन को कंटेस्ट करना है तो 21 साल का आपको कम से कम होना पड़ेगा। 21 साल के पहले आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का भी जो मैंने आपसे बात कही थी, सारे के सारे रिजर्वेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आई एम स्क्रैपिंग ऑफ द रिजर्वेशन पार्ट, रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं होगा ही भाई, रिजर्वेशन होना ही पड़ेगा। एससीज एंड एसटीज का भी और विमेन का भी, दोनों का। सो reservation seats for women in panchayat, reservation seats for SCs and STs in panchayat at all the three levels, all three levels. Fixing of tenure of 5 years at all levels, holding fresh elections within 6 months, right? So बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 5 साल का टेन्योर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते भाई 10 साल का टेन्योर कर दिया किसी स्टेट ने, नहीं, 5 साल है तो 5 साल रहेगा। 6 महीने के बाद आपको इलेक्शन करना है वंस इट इज डिसॉल्व्ड और सुपरसीडेड। इसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार अभी तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक चल रही है, हम तो नहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन तो नहीं बनाएंगे भाई, हम तो नहीं देखेंगे, नहीं, बनाना है 5 साल बाद, देखना ही है, कंपलसरी है। तो ये थे कुछ कंपलसरी प्रोविजन, ऑलरेडी ये सारे प्रोविजन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं आपको अंडर वन हेडिंग बताना चाह रहा था कि ये प्रोविजन जो है ये कंपलसरी है, ये होंगे ही होंगे हर स्टेट में। बाकी के कुछ जो वॉलंटरी प्रोविजंस हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, उनमें से क्या है, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑथोराइज कर सकता है क्या क्या टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, ड्यूटीज टोल्स फीस कलेक्ट करनी है, वो स्टेट को पावर है, हर स्टेट अलग अलग कह सकता है।
ऐसा नहीं है कि आप हर स्टेट में जाओगे तो आपको सेम ही टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स कलेक्शन मिलेगा, सब में अलग हो सकता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। दैट इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए भी जो पावर के डिवोल्यूशन करने का पावर है, वो भी हर स्टेट का अलग है। क्या पावर डिवॉल्व करनी है वो भी स्टेट डिसाइड कर सकता है अपने हिसाब से, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में काफी कम होगा, हर स्टेट का अलग होगा। तो यहाँ पे भी कोई कंपलसरी नहीं है, अपने हिसाब से स्टेट कर सकता है। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक। तो अब ये भी बड़ा देखिए क्या है, देखिए वेग स्टेटमेंट है। वेग स्टेटमेंट मतलब भाई एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें कहीं डिफाइन नहीं किया गया सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ है, कैसा है, तो ये एक्ट में एक वेगली स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो वेग स्टेटमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग करेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट के पैरामीटर्स अलग होंगे कि कैसे उनको लगता है कि भाई इट इज फंक्शनिंग एज अ एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, तो वो अपने हिसाब से पावर्स डिवॉल्व कर सकता है। गिविंग रिप्रेजेंटेशन एमपीज एंड एमएलए एंड पंचायत से डिफरेंट लेवल्स। तो क्या होता है कई बार दोस्तों, एमपीज और एमएलए को भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जाती है इन पंचायत से डिफरेंट लेवल्स, और वो भी करना है नहीं करना है कंपलसरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तो ये आपका दोस्तों लगभग एंटायर स्टोरी ऑन द पंचायत इज कंप्लीट। बट नाउ आई विल टॉक अबाउट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट point in this chapter, that is the PESA Act of 1996, and PESA Act is Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो क्लॉजेज हैं वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पे या शेड्यूल्ड एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है आपके आपके मन में कि भैया फिर वहां पे क्या मैटर्स एप्लीकेबल है, वहां पे किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर इसको 1996 के पेसा एक्ट के द्वारा आपका लागू किया गया। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं, दोनों ही मेंस में और प्रीलिम्स में। तो इस एक्ट को समझना हद से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसके हम प्रोविजंस को एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन कस्टम ट्राइबल कम्युनिटीज। देखिए जब भी हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करते हैं तो बार बार अब कई लेक्चर हो चुके हैं मैंने वहां आपको और आपको बताया कि वहाँ के कस्टम्स, लॉज, कानून, नियम बहुत अलग हैं नॉर्मल लोगों से। तो उनके ट्रेडिशंस और कस्टम्स को प्रिजर्व करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हर एक्ट का, खाली पैसा ही एक्ट का नहीं। आप देखिए पूरा का पूरा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल डाला गया है, उसका भी क्या ऑब्जेक्टिव था, यही था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ट्रेडिशन और कस्टम जो है पूरे के पूरे सेफ गार्ड हो सके। पूरा का पूरा स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टेट्स का मैंने आपको चैप्टर बनाया, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं। क्या उसका वो था मीनिंग कि भैया इनके लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करो। सिमिलरली पैसा एक्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव उसका वन ऑफ दी सेम, टू एम्पावर पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल स्पेसिफिक पावर्स कंड्यूसिव टू ट्राइबल कम्युनिटीज। अगेन पंचायत ऐसी होनी चाहिए ताकि वो ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सप्लॉइट ना करके उनके साथ लेकर उनको चले, साथ लेकर उनकी खुशी को देखते हुए लेकर चले। प्रिवेंट पंचायत एट हाई लेवल्स फ्रॉम अज्यूमिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू पंचायत एट लोअर लेवल्स। भाई हायर लेवल पंचायत अगर लोअर लेवल पंचायत के ऊपर पूरा का पूरा हावी हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट सिस्टम विल नॉट वर्क इन अ एफिशिएंट वे। To extend provisions of Part 9 of Constitution relating to panchayat to scheduled areas with certain modification, right? So Part 9 के जो provisions हैं उनको certain modification के साथ इसमें include किया जाएगा। Part 9 नहीं बल्कि basically sorry Part 11 that is पंचायती राज institution। So गलती से 9 लिखा गया 11। To provide self rule for bulk of tribal population, again same thing दोस्तों। ट्राइबल पॉपुलेशन का जो बल्क है उनका सेल्फ रूल कैसे होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए, सो अगेन पेसा एक्ट वहीं पे आता है। टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सो राइट, सो विलेज गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ग्राम सभा शुड बी द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटी, दैट इज पावर शुड बी गिवन टू द पीपल। इवॉल्व सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। सेम चीज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को। आइए फीचर्स की बात करते हैं कि कैसे ये एक्ट कोशिश करता है इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की।
पहला, एवरी पंचायत एट द विलेज शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम ग्राम सभा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर अबव प्लान्स प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह पे ये नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि पंचायत के पास जो भी फंड्स आएंगे उनको ग्राम सभा का सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट मतलब ग्राम सभा यानी कि जो लोग वोटर्स हैं विलेज के, वो सर्टिफाई करेंगे कि भैया फंड सही तरीके से सही प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए गए हैं या नहीं किए गए। जब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक फंड यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स ग्राम सभा हैज बीन मेड वेरी पावरफुल। Village shall ordinarily consist of a habitation, hamlet, group of hamlets comprising community and managing affairs in accordance with tradition and customs. Right? So village में there will be a habitation, group of hamlets comprising and managing affairs in accordance with tradition customs. So tradition and customs के according basically सारा का सारा community चलेगी. State legislature and panchayat in scheduled area shall be in consonance with customary law, social religious practices and traditional management practices of community resources. Same वही है कि जो भी आप लॉ बनाओगे, स्टेट लेजिस्लेशन बनाओगे पंचायत का, दैट हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉज। बाकी स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी अपने मन से लॉ बना सकता है, बट नॉर्थ ईस्ट में ये प्रोविजन डाला गया है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा वो आपका कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा। Every village shall have a gram sabha consisting of persons whose names are included in electoral laws of पंचायत। So ग्राम सभा तो होगी ही होगी, वहां पे भी, बाकी जगहों पे भी कंपलसरी है, वहां पे भी कंपलसरी है। Every gram sabha shall be competent to safeguard and preserve traditions and customs of people, cultural identity and mode of distribution। तो अगेन ग्राम सभा को पावर भी दे दी। बाकी जगहों पे ग्राम सभा को क्या पावर देनी है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, बट यहाँ पे ग्राम सभा को कंपलसरी पावर दे दी कि भैया अपने ट्रेडिशंस अपने कस्टम्स को कैसे प्रिजर्व करना है, तुम्हें पावर है, तुम खुद डिसाइड करो, तुम कर सकते हो। यू हैव बीन गिवन द फुल पावर टू डू दैट। So every Gram Sabha shall approve the plans, program, projects for the social economic development before they are taken up for implementation by panchayat and village level. So again plans projects को अगर करना है तो सर्टिफिकेशन चाहिए, ऊपर भी मैंने आपको बताया। So वही बेसिकली अप्रूवल ग्राम सभा का लगेगा। Be responsible for identification of beneficiaries under the poverty alleviation other programs। देखिए पॉवर्टी एलिवेशन और बाकी जो प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी उनमें बेनिफिशियरीज कौन है और कौन नहीं, उसका देखने का काम भी किसका, ग्राम सभा कराएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ग्राम सभा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल दे दिया गया पेसा एक्ट के द्वारा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल बी इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज फॉर हुम रिजर्वेशन इज शॉर्ट टू बी गिवन अंडर part 9। reservation of ST shall not be less than half of total number of seats। all seats of chairperson of panchayat at all levels shall be reserved for STs, right? सो एसटीज का रिजर्वेशन हाफ से कम नहीं होगा, आधे, मतलब रिजर्वेशन बेसिकली चेंज कर दिया। बाकी जगह पे आपने देखा होगा 1/3 है, बट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और उसको हाफ कर दिया गया है, राइट? सो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये चीज आपको देखने को मिलेगी जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत और ऑल लेवल शैल बी रिजर्व फॉर एसटी। जब देखिए ऑल सीट्स की यहाँ बात कर दी, वहां पे 1/3 होता है, यहाँ पे ऑल सीट सारे चेयरपर्सन एसटी होंगे कंपलसरी। स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच एसटीज व्हिच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत at intermediate level or at district level। such nomination shall not exceed 1/10 of total members। तो देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट को नॉमिनेशन की पावर दे दी कि अगर ऐसे लोग हैं एसटी जो नॉमिनेट जो रिप्रेजेंट नहीं हुए एट एनी लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आप नॉमिनेट कर सकते हो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स तक की टोटल मैक्सिमम जो है नॉमिनेशन किए जा सकते हैं। ये पावर भी दी गई है, सोचिए। यानी कि एसटी के रिजर्वेशन पे काफी ज्यादा बड़ा फोकस किया गया है। State legislature shall endeavor to follow the pattern of 6th schedule while designing the administrative arrangements in panchayat at district level and scheduled areas। So 6th schedule मैंने आपको बताया था क्या है, it is the provisions relating to the states of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram। So if you are remembering that, so please remember that thing। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसी शेड्यूल के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करेगी while designing administrative arrangements, right?
State legislation shall contain safeguards to ensure that panchayat at higher level do not assume the power authority of panchayat at lower level. मैंने आपको बता ही दिया है, ग्राम सभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, हायर लेवल पंचायत जो है लोअर लेवल को दबा नहीं सकते। ग्राम सभा shall पंचायत appropriate level shall be consulted before making acquisition of land in scheduled areas. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Actual planning and implementation shall be coordinated at the state level. यानी कि लैंड एक्विजिशन भी आप वहां पे अगर कर रहे हो तो अगेन ग्राम सभा का परमिशन लेना आपको जरूरी है, उसको मतलब कंसल्ट करना एटलीस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, लेकिन ग्राम सभा से बिना कंसल्टेशन लिए आप नहीं कर सकते लैंड को एक्वायर। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इंटरेस्टेड टू पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल। अब देखिए माइनर वाटर बॉडीज का भी काम किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया। तो उसके आप प्लानिंग करिए, मैनेजमेंट करिए, शेड्यूल्ड एरियाज में खुद ही करिए और खुद ही आप उनको देख रेख भी करिए, प्लान करिए, मैनेज कीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन फॉर ग्राम सभा फॉर लोअर लेवल शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस माइनिंग रिलीज फॉर माइनर मिनरल्स इन शेड्यूल्ड एरिया। यानी कि माइनर मिनरल्स जो है उनका अगर कोई माइनिंग हो रही है शेड्यूल्ड एरियाज में, वहां पे भी ग्राम सभा का रिकमेंडेशन हद से ज्यादा मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। बिना उनके रिकमेंडेशन के आप माइनर मिनरल्स को माइन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया वो माइनर यूज किया गया, सभी मिनरल्स की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है, माइनर मिनरल्स। अब आप सोचेंगे माइनर मिनरल्स कौन से हैं, सो माइनर मिनरल्स की पूरी लिस्ट सरकार ने जारी की हुई है। उस लिस्ट में जो मिनरल्स आएंगे स्पेसिफिक, उन्हीं को आपको माइन करने के लिए ग्राम सभा के रिकमेंडेशन की जरूरत है, बाकियों का आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे थे, कहीं कहीं पे मेजर यूज किया गया था, कहीं माइनर यूज किया गया था, और सारे स्टेटमेंट्स एक जैसे ही थे कि माइनिंग ऑफ मिनरल्स, माइनिंग ऑफ मेजर मिनरल्स, माइनिंग। तो आपको इतना बारीकी से सोचिए दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को सही आंसर करना चाहते हो तो। सो माइनर मिनरल्स जो है उनके लिए एक्ट जो है कंपल्सरीली कहता है कि आपको जरूरत है रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा की। Again, recommendation of Gram Sabha shall be mandatory for grant of concession for exploitation of minor minerals by auction. Auction करना है तो भी उनकी recommendation जरूरी है। इसके अलावा ग्राम सभा एंड पंचायत आर एंडोर्ड स्पेसिफिकली विद उनको और पावर्स किसके रिलेटेड दी गई है, पावर टू एनफोर्स प्रोहिबिशन टू रेगुलेट और स्टेट सेल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। यानी दारू और लिकर का भी अगर कंजम्पशन है उसको रेगुलेट करने का पावर ग्राम सभा के पास दिया गया है। एंड ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी वहां पे बनेगी सारे के सारे का ओनरशिप कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी, यानी कि लोग करेंगे, वोटर्स करेंगे, पंचायत करेगी। उसका कारण ये है बिकॉज जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बड़े बड़े बिजनेसमैन ताकि आके अनाप शनाप रेटों में, मतलब कम रेटों में उनसे खरीद के ले जाके अनाप शनाप रेटों मार्केट में बेच के हाथ से ज्यादा प्रॉफिट ना कमा पाए और एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए ग्राम सभा को पावर दी गई है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को आप ओन करिए खुद, और जो रेट आप तय करोगे उसी रेट पे ही बिकेगा, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। Prevent alienation of land in scheduled areas to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land. कोई भी alienated land है, isolated land है, उसको prevent करना ऐसे land को ना होने के लिए, और अगर है तो उसको restore करना। Power to manage village markets, village का market को manage करने की अगेन ग्राम सभा को पावर दी गई है। Power to exercise control over money lending to STs, money lending इधर उधर लेन देन का काम STs के बीच में अगेन ग्राम सभा देखेगा। पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल इंस्टीट्यूशन फंक्शनरीज, अब देखिए इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके खुद के अपने ट्रेडिशन और कल्चर्स के हिसाब से सारे के सारे कौन रेगुलेट करेगा, ग्राम सभा अगेन। और खास करके सोशल सेक्शन के, यानी उनके कुछ मंदिर होते होंगे, कुछ मस्जिद होते होंगे, पूजा घर है, जो भी है उनके सोशल इंस्टीट्यूशन, उनको कौन, ग्राम सभा देखेगा। पावर टू कंट्रोल लोकल प्लान रिसोर्सेज फॉर सच प्लान, तो लोकल प्लानिंग कैसे करनी है, उनके लिए रिसोर्सेज कैसे जुगाड़ करना है, सब कुछ ग्राम सभा। आप देखिए सोचिए, मतलब बाकी स्टेट्स में तो ग्राम सभा को क्या पावर्स होंगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से तय कर सकता है, लेकिन पेसा एक्ट ने ग्राम सभा को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी है कि ग्राम सभा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी बन चुका है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये आपके बेसिक ओवरऑल सारे के सारे प्रोविजंस थे, एंड आई थिंक कि एक बार आपको वापस से इनको गो थ्रू करना चाहिए इन अ वेरी बिग डिटेल।
उसके बाद फाइनेंसेस की आइए हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंसेस की। हालांकि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। फाइनेंसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, दैट वाज basically डन बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव एआरसी रिपोर्ट। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन रिपोर्ट जो थी उसके रिकमेंडेशंस में फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए थे। उस रिपोर्ट को मैं आपसे अलग एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। बट आइए हम देखते हैं फाइनेंसेस का क्या क्या जरिया है जहां से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। वन इज ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। सो अगर आपको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का मेरा थोड़ा बहुत लेक्चर याद हो, अगर नहीं देखा है तो आपने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके देखें। अगर आपको याद हो, वहां मैंने बताया था कि उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स इज टू गिव ग्रांट्स टू दी पंचायत ऑल्सो अंडर आर्टिकल 280। तो डायरेक्ट पैसा यूनियन गवर्नमेंट भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे सकती है, पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट तो देता ही देता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट तो ग्रांट्स नेट देता ही है। आर्टिकल अगर आप जानना चाहें, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 243 आई, राइट। 243 आई के तहत दे रखा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन उनको पैसा ग्रांट कर सकता है। अच्छा, लोन्स और ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट लोन भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली पैसे की जरूरत है तो लोन तो ले ही सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एडिशनल सेंटर। तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है दोस्तों, सीएसएस, उनके बारे में डिटेल में मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सो गो एंड चेक आउट माय लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स ऑन दैट, ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। तो वहां से जो पैसा आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो पैसा भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है कि आप इस पैसे को लेकर हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कराइए अपने विलेज लेवल पे, या फिर आप अपने ब्लॉक लेवल पे या वार्ड लेवल पे, जो भी आपको कराना है। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, टैक्स एंड नॉन टैक्स। सो टैक्स एंड नॉन टैक्स जो भी रिसोर्स जनरेट होगा, वो भी आपका इंटरनली पंचायती राज कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि दे कैन बी गिवन द पावर टू कलेक्ट एंड लेवी टैक्सेस, वहां से भी पैसा आ सकता है। Heavily dependent on grants from governments, grossly inadequate resources do not generate funds themselves effectively, thin tax margin, reluctance to conduct revenue। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि भाई एक तो टैक्स बेस इनका बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि बहुत कम दायरे पे लोग काम कर रहे हैं, तो पैसा बहुत कम एक तो कलेक्ट कर पाते हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस एंड इनएफिशिएंसी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आइए अब हम कुछ इनके रीजंस देखते हैं कि क्यों ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना इनको ऑप्टिमल लेवल पे करना चाहिए, और क्यों ये सिस्टम, ऑल्दो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, बट क्यों ये फेल हो गया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट इज लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे बात की, बहुत सारे ग्रांट्स, बहुत सारे लोन्स पे ये डिपेंडेंट है। इनके पास खुद का कोई तरीका नहीं है अपने पैसे जनरेट करने का। इसी वजह से बेचारे अपंगों की तरह जितना थोड़ा मोड़ा पैसा है उसी पे ये लोग चला पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे विलेज लेवल पे कंप्यूटर तक के ये लोग नहीं जुगाड़ कर पाए, नहीं रख पाए आज भी, और पेपर पे सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। सोचिए कितना पिछड़ा आज भी हमारा देश चल रहा है। बहुत जगहों पे आ गया है, लेकिन आज भी ऐसी जगह मिलेंगी आपको जहाँ कंप्यूटर तक के नहीं है। तो पैसों की कमी है, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में सारी चीजें डाल दी गई है, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, अपने ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू सारे के सारे पंचायत को अंडर में ले लेता है कि भैया ऐसे लॉज बना देगा, ऐसा गवर्न कर देगा, भैया लो भाई हमारे ब्यूरोक्रेट्स के तुम अंडर आ गए। सीईओ अपॉइंट कर देगा, जिला पंचायत सीईओ अपॉइंट कर देगा, उसके अंडर में सारे भाई पंचायत आ जाएंगे, सरपंच आ जाएंगे। तो अब आप बताइए कैसे। तो भाई अब जब ब्यूरोक्रेसी इतनी बढ़ जाएगी, तो फिर लोग फिर पैसे उसमें खाने चालू कर देंगे, है ना। और बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, पैसे ढंग से जाएंगे नहीं, कहाँ से आपका परफॉर्मेंस कर पाएगी। टाइट नेचर ऑफ फंड्स का मतलब होता है पैसा बंधा हुआ है, फिक्स कर दिया भाई इतना पैसा पानी के लिए आएगा, इतना पैसा बिजली के लिए आएगा, इतना पैसा खाने के लिए आएगा, इतना पैसा एग्रीकल्चर के लिए आएगा, इतना कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा। अब जो पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए आया है आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना है बच रहा है तो आप उसको दूसरी जगह नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी गांव में बिजली की बहुत ज्यादा कमी है, एग्रीकल्चर ठीक चल रहा है लेकिन बिजली की बहुत ज्यादा कमी है, तो एग्रीकल्चर का जो पैसा है आप यूज करके उठा के बिजली में नहीं डाल सकते। तो फंड्स आर टाइट, जो पैसा जहां जाना है वो पैसा वहीं जाना है आपको। इस वजह से
नहीं हो पाता यूज ढंग से। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, बता ही दिया मैंने आपको कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के फंडिंग पर डिपेंड करते हैं। रिलक्टेंस टू यूज फिजिकल पावर्स, अपने पावर्स को यूज भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं यूज करना चाहते? कारण है कि ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा बेसिकली वो लोग हैं जो खुद विलेज में रहते हैं। अब वही लोग आपस में, उन्हीं लोग को भाई ऑथोराइज कर दिया जाएगा टैक्सेस लो, तो आपस में ही एक दूसरे की लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, क्योंकि टैक्स तो कोई देना नहीं चाहता ना। कौन टैक्स देना चाहता है, बताइए? अगर आप अपने ही भाई बंधुओं से, अपने ही विलेज के लोगों से, दोस्तों पे अपनी पावर जमाने लग जाओगे, रौब जमाने लग जाओगे, तो आप ही की समाज में बेइज्जती हो जाएगी। खास करके विलेज कम्युनिटीज इस तरीके से वर्क करती है, तो लोग चाहते भी नहीं है कि भैया हम अपने रौब, अपनी पावर दिखा के ऐसे लोगों से टैक्स कलेक्ट करते फिरें। सो उनका भी एक रिलक्टेंस होता है। स्टेटस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का हर स्टेट में स्टेटस अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया बहुत पावरफुल है, लेकिन बाकी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट में छोड़ दिया है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दिया है, तो फिर ग्राम सभा फिर उतनी पावरफुल नहीं रह पाती है बहुत जगहों पे। क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज, बहुत सारी पैरेलल बॉडीज बना दी गई हैं। मैंने आपको बताया है कि फाइनली ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाता है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाता है तो पैरेलल बॉडीज बन जाती हैं, रेलिवेंस खत्म हो जाता है इन बॉडीज का। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, पैसा ही नहीं है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर होगा ही। तो दीज आर ऑल दी ओवरऑल रीजंस कि भाई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज भी हमारे देश में, और इनको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, बट प्लीज आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आता ही आता है, और डेफिनेटली आपको अच्छे से रिवाइज करने की इसलिए जरूरत है बिकॉज स्लाइटली कंफ्यूजिंग है, और ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर इट इज all the more complex to understand. But I hope I have done justice to the topic, and मिलता हूँ मैं आपसे एक और बहुत important lecture में, that is municipalities, in the next lecture. So please do subscribe to my channel अगर आप नए हैं तो, and मिलते हैं आपसे next lecture में। Thank you and have a nice weekend. Enjoy करिए पढ़ाई को, खुश रहिए, आबाद रहिए, और सारे सारे wish you all the success in life.